इंडो यूरोपियन बिजनेस फोरम, ये है क्या और कैसे काम करता है? नो डाउट इनिशियली जब आप कोई भी काम करते हैं तो चैलेंज रहता है, बट जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। बिल्कुल। देखिए, अधिकतर सारे आइटम आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा। सिर्फ उन आइटम को छोड़ के जो आइटम प्रोहिबिटेड हैं और रिस्ट्रिक्टेड है। मेरे हिसाब से, हमारे आईबीएफ के हिसाब से और बिजनेस कम्युनिटी के हिसाब से ब्रेक्सिट के बाद इंडिया और यूके पार्टनरशिप में और अच्छा काम होने वाला है। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में बिजनेस इनसाइड में हम बात कर रहे थे हाउ टू एक्सपोर्ट इन व्यू ऑफ एमएसएमईज। अच्छा, बहुत सारे आपने एग्जांपल्स देखे, बहुत सारे हमारे एक्सपीरियंसेस जो थे वो आपके साथ शेयर किए गए। श्री सुनील कुमार गुप्ता जी ने आपको बहुत सारी खास बातें बताई और साथ साथ हमारे गेस्ट ऑफ द डे जो थे यानी श्री विजय गोयल जी, उन्होंने भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई। तो आज एक बार फिर से ये दोनों खास मेहमान हमारे साथ हमारे शो पर मौजूद हैं। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू हमारा हाउ टू एक्सपोर्ट की आज हम बात करें इन व्यू ऑफ एमएसएमईज, उसके बारे में जानना चाहूंगी। मान लीजिए किसी एमएसएमई ने डिसाइड कर लिया सुनील सर कि वो यहाँ पे अपना प्रोडक्ट बना रही है और उसे एक्सपोर्ट करती है, तो क्या उस कंट्री के लॉज भी जानने जरूरी है, उसे कंप्लाई करना जरूरी है या फिर सिर्फ यहीं के? नहीं, जरूर उसको उस कंट्री के लॉ जानने बहुत जरूरी हैं। उसे सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि उस कंट्री में क्या उसको कोई लाइसेंस तो नहीं लेना। अच्छा। जब मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो उस कंट्री में जब माल जाएगा तो क्या कोई लाइसेंस लेना है मुझे। और ये भी देखना पड़ेगा कि उस कंट्री के इंपोर्ट के लाइसेंस क्या लेने पड़ते हैं उसे, या कोई लेने पड़ते हैं कि नहीं लेने पड़ते जी। उसे ये भी देखना पड़ेगा कि मेरी जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के लिए कोई और विशेष लाइसेंस तो नहीं चाहिए, या कोई उसके जो क्वालिटी है उस कोई क्वालिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए क्या वहां पे कोई और अप्रूवल चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कॉस्मेटिक है, हिंदुस्तान में आप बनाते हैं तो बाहर जाएंगे, अगर आप यूरोप में जाएंगे तो वहां पे अलग से एक उसका कोड होता है। अच्छा। वो लेना पड़ता है। तो इसी प्रकार से आपको जानना जरूरी है कि जो मेरी प्रोडक्ट है, और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उसमें आईपीआर के कोई इशू तो नहीं है। आईपीआर इन द सेंस मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट तो नहीं है उस प्रोडक्ट के ऊपर यूरोपियन किसी कंट्री का जी। तो वो भी सब देखना पड़ेगा। तो जिस भी कंट्री में आप एक्सपोर्ट करेंगे, आपको उस कंट्री के कानून, उस कंट्री का टैक्स इन्वायरमेंट क्या है, उस कंट्री का लीगल इन्वायरमेंट क्या है, ये भी देखना पड़ेगा। और साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा जिस कस्टमर या जिस बायर से आप डील कर रहे हैं उसकी रेपुटेशन क्या है वहां पर। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। अच्छा, ये तो बड़ी सारी चीजें आपने बता दी, लेकिन आपसे भी जानना चाहूंगी विजय जी, जैसे सर ने बात की कि उस कंट्री के लॉस को जानना, समझना और उनको कंप्लाई करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऐसा नहीं करेंगे तो आप वहां पे बिजनेस नहीं कर सकते। लेकिन आपको नहीं लगता कि किसी दूसरी कंट्री के लॉस जानना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है? कैसे जानेंगे? आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। अगर हम एमएसएमई के बारे में बात करें, क्योंकि उनके पास कैपिटल बेस काफी कम रहता है, पैसा काफी कम रहता है, तो उनके लिए दूसरे कंट्री से बिजनेस करना, उनके बारे में जानना, उनके लॉज को कंप्लाई करना और वहाँ पे जाके सारे रजिस्ट्रेशन करना या आईपीआर रजिस्टर कराना तो डिफ़िकल्ट काम है। लेकिन उसका सबसे अच्छा काम ये है कि वो उस एम्बेसी के, अगर बिजनेस सेक्शन में इंडिया में ही हर कंट्री की एम्बेसी खुली हुई है तो उस एम्बेसी में जाएं, उससे इन्फॉर्मेशन लें, प्रोडक्ट के बारे में बताएं। तो वो एम्बेसीज और वहाँ के, जैसे अगर हम यूके की बात करें, यूके की एम्बेसी यहाँ पर काफ़ी बड़ी है, उसमें हज़ारों लोग काम करते हैं, वो पूरा आपका बिजनेस फैसिलिटेट करने के लिए गाइड करते हैं। प्लस वहाँ यूके टीआई, यूके ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट करके एक बॉडी है, उसके भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको उसके थ्रू मिल सकती है। प्लस चैम्बर एंड कॉमर्सेज हैं, जितने भी चैम्बर एंड कॉमर्स है, जैसे अगर हमारे पास अप्रोच करते हैं तो हम उन लोगों को एज ए इंडो यूरोपियन बिजनेस फोरम उनको गाइडेंस दे सकते हैं। अच्छा। या उनकी ट्रेड बॉडीज हैं, उस ट्रेड बॉडीज से उनको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो उनको सब बेसिस पे एफर्ट करके इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जब वो सेटिस्फाई हो, प्लस वहाँ के वो बायर से उनको मिलते हो, फिर वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसमें भी दो कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट ये है कि आप डायरेक्टली यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हो और वो जो बायर है उससे आपने निगोशिएट किया है, वो सारे लॉस कंप्लाई कर रहा है। दूसरा ये है कि आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने अपनी ही कंपनी उस कंट्री में बनाई, उस कंपनी ने आपने सब्सिडरी 100% सब्सिडरी या ब्रांच ऑफिस बनाया, वही आपके प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है, सारे लॉस कंप्लाई कर रहा है और उसके बाद वो लोकली वहाँ पे बेच रहा है। तो आप डिफरेंट मॉडल्स हैं, उस मॉडल्स को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जैसे हम शुरुआत में बात कर रहे थे, कुछ गुड्स प्रोहिबिटेड होते हैं या कुछ रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, उनके केस में थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है क्या? हाँ, देखिए, प्रोहिबिटेड जो है वो तो आप कर नहीं सकते, वो तो कोई मतलब ही नहीं है। जो रिस्ट्रिक्टेड है उसमें आपको इंडिया से ही लाइसेंस लेना है। अच्छा, वो एक अलग बात होगी। उसके बाद फिर उस कंट्री के कानून देखने हैं कि उस कंट्री में कोई बैन तो नहीं है उसके इंपोर्ट करने पे, तो वो भी देखना पड़ेगा। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई। अच्छा विजय जी, आप हमें बताएं, जैसे सर ने कहा कि वो देखना पड़ेगा कि कहीं उस कंट्री में वो बैन तो नहीं है प्रोडक्ट, अगर आप लाइसेंस ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक्सपोर्ट करने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ ऐसी गाइडलाइंस होती है जिनको फॉलो करना होता है। तो क्या क्या बातें ध्यान में रखी जा सकती हैं अगर कोई अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहता है? एक्सपोर्ट में सबसे जरूरी है कि अगर आप लेट से आपने सारे लॉस भी कंप्लाई कर लिए, आपको बायर भी मिल गया, तो क्वालिटी इश्यूज हैं।
आप अपना क्वालिटी को मेंटेन रखें। ऐसा नहीं करें कि जनरली जो इंडियन कंपनी के परसेप्शन इनिशियली था वो दूर होता जा रहा है कि आपने पहला कंसाइनमेंट तो अच्छा भेज दिया, उसके बाद आपने कंसाइनमेंट में कंसिस्टेंसी वो नहीं रखी। तो आपको ज़रूरी है कि आप वो क्रेडिबिलिटी बनाए रहें जिससे कि आपका बिजनेस 10 टाइम 100 टाइम 1000 टाइम बढ़ जाए जी। तो वो ज़रूरी है। प्लस आपको पेमेंट के बहुत इश्यूज़ हैं। आपको सबसे ज़रूरी ये पता करना है कि जिस बायर को आप वहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। अगर आपने एडवांस में पेमेंट नहीं लिया तो आपके पेमेंट वहाँ पर फंसने के चांसेस हैं, या वो कई बार ऐसा भी करते हैं, बाहर गलत बायर मिल जाए, वो आपका कंसाइनमेंट मंगाया उसके बाद वो रिजेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं आपका एक कंसाइनमेंट अकॉर्डिंगली नहीं है। फिर आप क्या सोचते हो, आप सोचते हो कि हमने तो ऑलरेडी भेज दिया, वापस मंगाने में और पैसा लगेगा, उसको फिर आप डिस्काउंट पे नुकसान पे दे करके निकालते हो। तो आप सर्टेनली एक्सपोर्ट करना अच्छा लगता है लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जिससे कि लॉन्ग टर्म में ये मनी मेकिंग हो, नॉट कि मनी लूजिंग हो। एग्जैक्टली बड़ी अच्छी बात आपने कही कि लॉस हमारा कम से कम हो लेकिन प्रॉफिट हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके बारे में आप दोनों से ही बहुत सारे और सवाल करने हैं लेकिन यहाँ पर वक्त का थोड़ा सा हमारा कॉन्स्टेंट होता है, तो यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद अभी बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे हाउ टू एक्सपोर्ट इन व्यू ऑफ MSMEs के बारे में। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए बिजनेस इनसाइड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करने के लिए मैं नमिता हाजिर हूं। हमारे साथ है हमारे शो के मेंटोर यानी कि हमारे बिजनेस एक्सपर्ट श्री सुनील कुमार गुप्ता जी। और आज के जो हमारे गेस्ट ऑफ द डे है ना वो स्पेशली यूके से आए हैं, हम बार बार आपको कह रहे हैं, और वो ऐसी शख्सियत हैं जिनके कामों की फहरिस्त तो मैं आपको गिनवाई चुकी हूँ लेकिन आपको बता दूं कि वो फॉर्मर चार्टर मेंबर ऑफ TIE UK भी हैं। अच्छा, इतनी सारी बातें हमने बताई हैं उनके बारे में और आप बड़े खास हैं आज हमारे लिए क्योंकि आप हमें इतनी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हमने ब्रेक में जाने से पहले बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की कि किस तरह से एक्सपोर्ट करने के लिए कौन सी बातों का ध्यान रखा जा सकता है। यहां पे जानना चाहूंगी, जैसे आप बात कर रहे थे सर कि अगर कोई एडवांस पेमेंट नहीं देता है बायर आपको बाहर से तो आपका जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसे कैसे सिक्योर कर सकते हैं? आप लोकल जैसे इंडियन एम्बेसी हर कंट्री में है तो कई बार आप इंडियन एम्बेसीज को वहाँ लिख सकते हैं या उस कंट्री की एम्बेसी इंडिया में उनके पास अप्रोच कर सकते हैं या वहाँ के उस कंट्री के चैम्बर एंड कॉमर्स में जा करके जो बायर प्रोस्पेक्टिव आपका बायर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको पता चले कि उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। ऐसा तो नहीं है कि उसने कोई नई कंपनी बना ली और फर्स्ट कंसाइनमेंट आपसे ले रहा है। उस जनरली आज के दिन तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है, या वहाँ के अगर हम यूके की बात करें तो वहाँ कंपनी हाउस है, उसमें आप जा करके उनके अकाउंट भी देख सकते हैं कि वो लॉस मेकिंग कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, किस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो थोड़ा सा आप उसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जानने के बाद फिर आप एक्सपोर्ट करें तो ज़्यादा सही रहेगा, जिससे आपका पेमेंट फंसने के चांसेस या फ्यूचर में कोई और प्रॉब्लम होने के चांसेस से आप बचे रहेंगे। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मुझे लगता है सबको इसका ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई विजय जी ने, लेकिन सुनील सर आपसे जानना चाहूंगी कि इसमें इंश्योरेंस भी काम करता है क्या? इंश्योरेंस हो सकता है गुड्स का? बिल्कुल हो सकता है। जो हमारा एक्सपोर्ट ECGC है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है हमारा, वो इंश्योरेंस करता है। उसकी कई तरह की पॉलिसी है, एक स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी है, अच्छा, एक स्मॉल एंड मीडियम एक्सपोर्टर पॉलिसी है। तो वो जितने भी लोग एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन हो चाहे वो बड़ा एंटरप्रेन्योर हो, वो सब उसका इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, जिसकी प्रीमियम 5,000 रुपये से शुरू होती है कुल, जिसमें कि यदि उनका पैसा कोई लॉस होता है किसी भी वजह से तो उनको उसकी भरपाई हो सके। अच्छा, तो वो जरूर इनको इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो ये बातें मुझे लगता है बड़ी ध्यान रखने वाली हैं तो बड़ी माइनर पॉइंट्स, लेकिन हाँ आगे चल के बड़ी मदद कर सकते हैं, क्योंकि लॉस के केस में तब आपको कुछ ध्यान नहीं आती हैं सारी बातें, लेकिन जब हो जाता है एक बार लॉस तब आपको लगता है कि इंश्योरेंस होना चाहिए था। अच्छा, यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगी विजय जी कि जैसे सर ने इंश्योरेंस की बात की, आप कुछ देर पहले ट्रस्ट की बात कर रहे थे कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए प्रोडक्ट की। अब वहाँ के बायर को कैसे ट्रस्ट होगा कि हमारी क्वालिटी अच्छी है? नंबर एक तो एक कंट्री परसेप्शन रहता है। जैसे आप ब्रिटेन का कोई भी प्रोडक्ट आप लें तो ये आप एज्यूम करके चलते हैं कि उसकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली अच्छी होगी, क्योंकि उनके वहाँ पे इतने सारे रूल्स हैं, वो अगर क्वालिटी ख़राब देंगे तो वो सस्टेन ही नहीं कर सकते हैं। तो एक तो फर्स्ट कंट्री परसेप्शन हो गया। उसके बाद फिर वो एक जनरली क्या होता है, सिमिलरली इम्पोर्टर भी है, वो भी एक्सपोर्टर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, वेदर वो मैन्युफैक्चरर है या जस्ट एक्सपोर्टर है, और भी उसने पहले कहीं एक्सपोर्ट किया है कि नहीं किया है, या उसका फर्स्ट कंसाइनमेंट है। तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन के बाद और फिर उसका प्रोडक्ट देखने के बाद जो प्रोडक्ट है वो सारे मापदंड हिंदी में जो कहते हैं कि वो सारे वो मीट आउट करता है कि नहीं करता है, और वो करता है तो प्रोडक्ट अपने आप ही बोलता है और फर्स्ट खरा उतरता है। वो आप फर्स्ट सप्लाई करते हैं और कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, तो आई थिंक दैट गोज लॉन्ग वे।
अच्छा, अगर कस्टम प्रोसीजर्स की बात करें या कुछ गाइडलाइंस की बात करें तो उनको फॉलो करना कितना ज़रूरी है, और उनको फॉलो किए बिना क्या कोई आगे नहीं बढ़ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ सकता, क्योंकि कस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसमें जब भी हम कोई माल शिप करते हैं, जब भी बाहर भेजते हैं, शिपिंग बिल बनाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एक पैन बेस बिन लेना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं बिजनेस आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये नंबर ऑब्टेन करने के बाद आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं कस्टम में ही, जी। जिससे कि आपको जो भी रिफंड मिलने हैं और जो कस्टम ड्यूटी ड्रॉबैक मिलना है वो सब उसमें आ सके। तो बिल लेने के बाद आप शिप कर सकते हैं माल को। और जब आप माल को शिप करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो ड्यूटेबल है, जिस माल पे ड्यूटी दे रहे हैं आप, एक्सपोर्ट की ड्यूटी दे रहे हैं, उसके लिए अलग शिपिंग बिल बनता है। जिसमें ड्यूटी ड्रॉबैक मिलना है उसके लिए अलग बनता है, और किसी में ड्यूटी नहीं हो मान लो तो उसके लिए अलग बनता है, ड्यूटी फ्री गुड्स। हाँ, वो अलग अलग बनता है। और अब जो हमारे पोर्ट हो गए हैं वो भी ईडीआई पोर्ट हो गए हैं। अच्छा। जिसको हम बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज है, तो उनमें अगर सब कुछ करते हैं तो ऑनलाइन है। नॉन ईडीआई वाले जो हैं उनमें मैनुअल प्रोसेस हैं अभी। तो मोस्टली अब जितने भी हमारे पोर्ट हुए हैं वो सब ईडीआई वाले हैं, तो उसमें सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम है। आपको सब ऑनलाइन ही पेपर फाइल करने हैं, जितने भी शिपिंग बिल और ये सारी चीज़ें, और आपको बाकी सब सुविधाएं फिर मिलती हैं। कस्टम में एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि कस्टम थोड़ा सा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मैटर है, तो कॉम्प्लेक्स में आप चाहें तो CHA होते हैं, कस्टम हाउस एजेंट, तो आप CHA की मदद ले सकते हैं। और वो CHA जो होते हैं वो रजिस्टर्ड CHA होते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं आप डॉक्यूमेंटेशन करते हुए। यानी वो काफी हद तक हेल्प कर सकते हैं कस्टम की सारी फॉर्मेलिटीज आपको समझाने में। हाँ। तो यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद अभी बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर बिजनेस इनसाइड में आपका स्वागत करने के लिए मैं नमिता सचदेव हाजिर हूँ। अच्छा, अगर जैसे आपने CHA की बात की, एक CHA और एक एजेंट में कितना डिफरेंस आप समझते हैं विजय जी? CHA जो है वो लोकल आपको हेल्प करता है। अगर आप एजेंट की तरफ जाएं तो एजेंट आपको बायर की इन्फॉर्मेशन या बायर से कनेक्ट करने में, अगर आप ब्रॉडर टर्म लें तो वो एजेंट आपको उसमें हेल्प कर सकते हैं बायर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। क्योंकि मेरा सवाल यहाँ पर ये इसलिए है क्योंकि कई बार हमने देखा है कि एक्सपोर्ट करने के चक्कर में लोग गलत एजेंट्स के चक्कर में भी फंस जाते हैं। कमीशन बेसिस पे कोई आपको कहता है कि आप ऐसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसे आपको लाइसेंस मिलेगा, लेकिन आपको सही गाइडलाइंस नहीं मिल पाती हैं। ये मैं जानना चाहती हूँ। बहुत सारे रजिस्टर्ड एजेंट हैं या जो ट्रेडिशनली करते चले जा रहे हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, तो आई वुड सजेस्ट कि उनके ही टच में रहें। और नहीं तो सबसे अच्छा है आप चैम्बर एंड कॉमर्स या एम्बेसीज या जो उनके और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उनके थ्रू अगर इन्फॉर्मेशन लें तो वो ज़्यादा क्रेडिबल रहती है। अच्छा सुनील सर, आपसे जानना चाहूंगी कि आपको नहीं लगता कि एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी लोग अपना प्रोडक्ट बाहर एग्जीबिशन में लगाना चाहते हैं या फिर जाते हैं इनिशिएटिव लेकर, उनको कुछ ट्रेनिंग सेशन मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, ट्रेनिंग सेशन बहुत सारे होते हैं, जो निस्पुड और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि ट्रेनिंग सेशन लेती हैं कि कैसे एक्सपोर्ट करें और क्या करें। और इसके अलावा जो प्रोडक्ट के लिए है उसके लिए हमारे टकमार्ट लगता है, जो NSIC लगाती है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन जो है हमारी, जो हर साल नवंबर में लगता है हमारे देश में। उसमें पूरा का पूरा उनका एक एग्जीबिशन में पूरा एक पोर्शन होता है जिसमें वो जितने भी MSME सेक्टर के लोग होते हैं उनके प्रोडक्ट को वहाँ एग्जिबिट भी करते हैं, और साथ में वो जो हमारा NSIC है उनको ट्रेनिंग भी देता है। अच्छा, दोनों काम करता है, उनको ट्रेनिंग भी मिलती है और ट्रेनिंग के साथ उनकी प्रोडक्ट को डिस्प्ले भी किया जाता है, जिसमें पूरे संसार के B2B बिजनेसमैन आते हैं। अच्छा, यानी बिजनेस टू बिजनेस बिजनेसमैन जितने भी हैं और उनको उस पर डिस्कस करना है, अपना प्रोडक्ट बाहर सैंपल दिखाना है, तो वो सब कुछ उसमें कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी कमाल की बात है। विजय जी, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमें बताई कि कैसे ट्रेनिंग सेशंस चल रहे हैं, और आपको आपके हिसाब से मैं जानना चाहूंगी कि गवर्नमेंट को हमारे यहाँ के बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए बाहर और क्या क्या पॉलिसीज आपके हिसाब से निकालनी चाहिए? सबसे पहले तो कैपिटल, किसी भी स्मॉल बिजनेस के लिए कैपिटल बहुत ज़रूरी है। तो जनरली अभी उनको लाइक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी थोड़ा हाई है, तो गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम करनी चाहिए कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए एक फर्दर लाइक एक रिड्यूस रेट पे उनको कैपिटल अवेलेबिलिटी करानी चाहिए। कई बार वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उनकी काफ़ी रहती है, तो वो भी अगर उनका पेमेंट फंसा रहता है उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। एक सेपरेट में भी एक वर्किंग कैपिटल फंड क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद टेक्नोलॉजी, जो स्मॉल कंपनीज हैं उनके पास टेक्नोलॉजी हमेशा डिफिकल्ट रहती है, तो क्योंकि टेक्नोलॉजी जनरली बड़ी कंपनियों के पास अवेलेबल रहती है, तो गवर्नमेंट को हो सकता है कोई टेक्नोलॉजी फंड या कोई ऐसे असिस्टेंस करनी चाहिए जिससे उस एक्सपोर्टर के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, उसका प्रोडक्ट इंप्रूव ही करता रहे, तो अपने कंट्री का एक्सपोर्ट इनकम बढ़ती चली जाए। सेपरेटली जैसे सुनील जी ने कहा कि दूसरे कंट्री की इन्फॉर्मेशन या जो बायर के बारे में इन्फॉर्मेशन वो भी बहुत ज़रूरी है। तो जनरली गवर्नमेंट B2B करके SMEs के लिए ट्रेड शो ऑर्गेनाइज करती है, डेलीगेशन अरेंज करती है,
तो इस तरीके से करना चाहिए जिससे दोनों पार्टियां मिलें, दोनों पार्टियों को पता चले कि कहाँ किस कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या फैसिलिटी मिल सकती है, तो वो बेनिफिट होता रहता है। जैसे मैं लंदन चैम्बर में इन्वॉल्व हूँ, तो लंदन चैम्बर के हमारे 1000 एंड 1000 ऑफ मेंबर हैं। हम बहुत सारे प्रोग्राम रन करते हैं और कई बार फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम रन करते हैं। उन एक्सपोर्टर्स को या पोटेंशियल एक्सपोर्टर को बताते हैं कि ये कंट्री हैं, ऐसे ऐसे आपको बिजनेस करना चाहिए। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, उनको ट्रेनिंग कराते हैं, उनका पूरा प्लस जो एक्सपोर्ट यूके का एक्सपोर्ट फाइनेंस है उससे कनेक्ट कराते हैं कि किस तरीके से अगर आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे तो आपको एक्सपोर्ट बेनिफिट गवर्नमेंट दे सकती है, या एक्सपोर्ट आपको फाइनेंस किस तरीके से अवेलेबल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें अगर उनको बताया जाए तो आई थिंक उस हिसाब से यहाँ काफ़ी अच्छा काम हो सकता है। और सर आप तो हमें हमेशा बताते हैं कि किस तरह से फिनेंस जो है वो जनरेट किया जा सकता है, बिकॉज अगर अपने देश की हम बात करते हैं और खास करके एमएसएमई सेक्टर की हम बात करते हैं तो फिनेंस एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो क्या इसमें भी सरकार मदद कर रही है? हाँ, इसमें क्योंकि एमएसएमई के लिए बहुत सारी स्कीम है फाइनेंस की, जिसमें एक टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की स्कीम भी है, जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है 15% तक। अच्छा, अरे तो बड़ी कमाल की बात है। वैसे बातें तो मुझे लगता है खत्म नहीं होंगी, लेकिन यहाँ पे ना शो में ब्रेक लेने का वक्त हो जाता है। ब्रेक के बाद जानेंगे वो सवाल जो कि हमसे व्यूअर्स ने किए हैं, मेल्स के थ्रू किए हैं, कॉल्स के थ्रू किए हैं। साथ साथ हमारे लकी कॉलर ऑफ द डे से आपकी मुलाकात भी करवाएंगे, तो कहीं मत जाइए। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग बिजनेस इनसाइड। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके अपने शो बिजनेस इनसाइड में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं हमारे बिजनेस एक्सपर्ट श्री सुनील कुमार गुप्ता जी, और साथ साथ आज के हमारे खास अतिथि जो अपने शो पर हमने इनवाइट किए हैं, श्री विजय गोयल जी हमारे साथ हाजिर हैं। वेल, यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की आज बात हो रही है ऑन हाउ टू इम्पोर्ट, यानी अगर आप भी इम्पोर्ट करना चाहते हैं तो वो सारे फैक्टर्स जिनके बारे में अभी अभी हमने कुछ देर पहले बात की वो आपको ध्यान में रखने हैं, तभी आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अच्छा, बातें तो बड़ी सारी हैं सर, लेकिन यहाँ पे टाइम जो होता है वो थोड़ा कम होता है, इसलिए हमारे जो व्यूअर हैं जिन्होंने हमसे सवाल किए हैं वो आपसे जानना चाहूंगी। हमें ईमेल आया है करुणा जी का, वो हमसे जानना चाहती हैं कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर है वैसे तो वो प्रोफेशन से, तो अपने कॉस्ट्यूम्स को बाहर एक्सपोर्ट करना चाहती हैं, कैसे शुरुआत कर सकती हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि उनको सबसे पहले चाहिए कि अपना एक पूरा बिजनेस प्लान बना लें जी, और फिर जितने भी B2B बाहर एग्जीबिशंस होती हैं, और या एक और आसान तरीका है कि वो जो हमारे B2B वेब पोर्टल हैं उनके थ्रू भी अपने कस्टमर तक पहुंच सकती हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा उनके लिए। जो ऑनलाइन पोर्टल है उनके थ्रू ही आप अपने जो कस्टमर्स हैं उनसे कनेक्ट कर सकती हैं और अपने बायर्स ढूंढ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वैसे हमसे सवाल करने के लिए, और हमें हमेशा बड़ा अच्छा लगता है जब बहुत सारे व्यूअर्स हमसे सवाल करते हैं और हमें ये पता चलता है कि हमारे शो को वो देख रहे हैं, उसको अपना प्यार दे रहे हैं, और हमसे जो हमारी जितनी भी मदद हो सकती है वो हम उनकी करते हैं। वेल, यहाँ पर एक व्यूअर की तो हमने बात की, लेकिन जो हमारे लकी कॉलर होते हैं उनका भी सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। अच्छा, उससे पहले विजय जी आपसे छोटी सी बात जानना चाहूंगी कि जैसे सर ने बताया कि शुरुआत कर सकती हैं ऑनलाइन B2B पोर्टल से। अच्छा, IBF की अगर मैं बात करती हूँ तो उससे भी उनको कोई हेल्प मिल सकती है? जी, एब्सोल्युटली उनको हेल्प मिल सकती है। अगर लेट्स से वो IBF को अप्रोच करते हैं इंडिया में या बाहर यूके में अप्रोच करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं उनसे रिलेटेड, उनसे कनेक्टेड या उनके जो पोटेंशियल बायर हैं उनको कनेक्ट करा दें, या उनको कोई और इन्फॉर्मेशन वहाँ लोकल लॉज के बारे में चाहिए तो उनको इन्फॉर्मेशन दे दें। जो भी उनसे किसी तरीके की हेल्प उनको चाहिए होती है, तो दैट इज़ आवर बेसिक पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्प टू द बिजनेस कम्युनिटी। दैट इज इट। और मुझे लगता है बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा करती हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन IBF ऐसा करती है, तो ये तो बहुत कमाल बात है, तो इसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। वेल, हम सबको मिलकर अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो हमारे लकी कॉलर ऑफ द डे हैं उनके बारे में आपसे जानना चाहूंगी सुनील सर कि वैसे तो ITI स्टूडेंट हैं वो, और वेल्डिंग का कोर्स उन्होंने किया है। जानना चाहते हैं रविंद्र सिंह जी कि एक तो फिनेंस के बारे में, कैसे जनरेट करें फिनेंस, एक्सरसाइजिंग मशीन ये बनाना चाहते हैं और उसे आगे चलकर एक्सपोर्ट भी करने का इनका प्लान है। देखिए, सबसे पहले इनको चाहिए कि अपना एक पूरा प्लान बना लें, और उसके बाद इनको लोन की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक मुद्रा योजना है। यदि इनके पूरे प्लान में 10 लाख तक का लोन जरूरत है तो मुद्रा योजना है। लेकिन यदि इनका प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा है और 25 लाख तक चाहिए तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है जी, जिसमें इनको लोन मिल सकता है। और भी बड़ा अगर यूनिट लगाना चाहते हैं तो MSME की जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है उसमें 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता है बिगर किसी कोलेटरल सिक्योरिटी या गारंटी के। अच्छा, और आगे चल के जब एक्सपोर्ट करना चाहेंगे उस समय इनको प्रोडक्ट को ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो इंटरनेशनल लेवल की हो, और इन्हें देखना पड़ेगा पहले कि ऐसे जो प्रोडक्ट हैं वो कौन लोग बना रहे हैं, उनकी क्या क्षमताएं हैं और उसमें क्या खूबियां हैं, वो सब खूबियां इनको अपने प्रोडक्ट में डालनी पड़ेगी, तब इनको एक्सपोर्ट की बात सोचनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे सुनील सर ने बार बार हमें कहा कि आपका प्रोडक्ट दूसरों के प्रोडक्ट से कैसे डिफरेंट है, क्या बेहतरीन क्वालिटीज हैं आपके प्रोडक्ट में, ये सब आपको बताना होगा, तभी आपका प्रोडक्ट जो है वो अप्रूव होगा
और साथ साथ आपको बाहर देशों में काम करने का मौका मिलेगा। और यही तो हमारा आज के शो का मोटिव है। तो मुझे लगता है इसी के साथ जो हमारे कॉलर ऑफ द डे है ना, उनको इन्वाइट कर ही लेना चाहिए। रविंद्र सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी बिजनेस इनसाइड। बिजनेस इनसाइड प्रोग्राम में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे कई योजनाओं के बारे में पता चला, सरकार की मुद्रा लोन के बारे में पता चला। तो आज हमारे लकी कॉलर से आपकी मुलाकात करवाने के बाद अब बारी आती है विजय जी और सुनील जी की राय की, यानी पॉइंट ऑफ व्यू की। तो सबसे पहले विजय जी आपसे जानना चाहूंगी, आप क्या सोचते हैं कि हमारा युवा एंटरप्रेन्योर जो है आगे कैसे ग्रो कर सकता है, और अगर एक्सपोर्ट करने के बारे में सोचता है तो कैसे करना चाहिए उन्हें? जी, मेरे विचार से मोदी जी की लीडरशिप में दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन यूथ टू टेक एडवांटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट बोथ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जी, अभी आफ्टर ब्रेक्सिट इंडिया और यूके बीच में बहुत अच्छा बिजनेस बढ़ने वाला है। सिमिलरली यूरोप के साथ भी 1-to-1 बिजनेस बढ़ सकता है, और अफ्रीका एक बहुत अच्छा मार्केट, इमर्जिंग मार्केट होकर के आ रहा है। तो इंडियन यूथ को उसका बेनिफिट लेना चाहिए। इतनी सारी स्कीम्स फाइनेंस की अवेलेबल हैं, इंसेंटिव्स की अवेलेबल हैं, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर देम। और जैसे सुनील सर आप तो हमेशा बताते हैं कि लोन्स इतने सारे अवेलेबल हैं, क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। और कहीं ना कहीं जो मोदी जी का सपना है मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया को बनाना, इंटरकनेक्टेड है इसी से, राइट सर? बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, आपसे भी जानना चाहूंगी आज का आपका सिग्नेचर कमेंट क्या है हमारे देश के लोगों के लिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी काम को करने की ठान लेते हैं और उसकी शुरुआत करते हैं तो आपकी आधी जीत वहीं हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन शुरुआत तो आप ही को करनी होगी। तो इस सिग्नेचर कमेंट को अगर आप फॉलो करते हैं ना, जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं और हासिल भी। अच्छा, चलते चलते जो हमारी हमेशा की प्रथा है सुनील जी कि ये मोमेंटो हम अपने गेस्ट ऑफ द डे को प्रेजेंट करते हैं। तो विजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो इतना Thank you. कीमती वक्त आपने निकाला, स्पेशली यूके से हमारे साथ हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। तो आपका भी सुनील जी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी जो आप इतने इंपॉर्टेंट टाइम में से हमारे लिए थोड़ा वक्त निकालते हैं और इतनी सारी राय जो है हमारे जो लोग हैं जो शो को देख रहे हैं उनके साथ शेयर करते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने कि आज हमने बात की हाउ टू एक्सपोर्ट के बारे में, और जो सर ने कहा बिल्कुल ठीक है कि अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं ना, आपको अपनी मंजिल खुद ही तय करनी होगी, और मंजिलों को तय करने के लिए आपको अपने रास्ते चुनने होंगे। और अगर आप रास्तों को चुनना चाहते हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं से तो शुरू करना ही होगा। तो आगे बढ़िए, मंजिल खुद ब खुद आपको मिल जाएगी। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे इतना जरूर कहूंगी कि अगर आप भी कोई राय हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई सवाल आपके मन में जिसके बारे में कोई आप सजेशन सर का जानना चाहते हैं, तो जरूर हमें लिख भेजिए ईमेल के जरिए या फिर कॉल भी कर सकते हैं। इस वक्त दीजिए इजाजत, नमस्कार।